नंदनी काफी उदास हो जाती है, पर रियांश उसके हाथ को अपने हाथ में थामते हुए पलकें झपकाकर उसे आश्वासन देता है, तो नंदनी उसे देखकर मुस्कुरा देती है। वहीं रुहानिका और एकांत सबको खुश देखकर एक दूसरे का हाथ थामकर मुस्कुरा देते हैं। सावित्री जी कहती हैं, अच्छा बड़ी बहू, तो फिर शादी की तारीख के लिए पंडित जी को बुला लीजिए। स्वर्णा जी कुछ कहती कि तभी रियांश तपाक से कहता है, इसकी क्या जरूरत है, हम शादी अभी नहीं करेंगे। उसके ऐसे कहने पर सब उसे देखते हैं, तो वो आगे कहता है, मेरा मतलब मैं चाहता हूँ हमारी शादी तब हो जब मैं और नन्ही अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। मैंने अपना खुद का एक बिजनेस शुरू किया है, 4 महीने से मैं उस पर ही काम कर रहा हूँ। एक बार वो अच्छे से चलने लग जाए, फिर मैं राठौर एम्पायर छोड़कर उसे ही संभालूंगा, और तब तक नन्ही भी अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी। उसकी बात सुनकर नन्ही की आंखें खुशी से नम हो जाती हैं। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसे इतना सपोर्टिव हमसफर मिलेगा। वहीं पूजा जी के दिल में एक टीस सी उठती है, क्योंकि उन्हें पता था रियाज ने उनकी वजह से ये फैसला लिया है, पर वो खामोशी से बैठी रहती हैं। सावित्री जी उसकी बात सुनकर गर्व से कहती हैं, हमें गर्व है आप पर रियाज। हमें लगता था आप अपने कैरियर को लेकर सीरियस नहीं है, पर आज आपने हमें गलत साबित कर दिया। रियाज उनकी बात पर मुस्कुरा देता है, तो सावित्री जी उठते हुए सिद्धार्थ जी और रिद्धिमा जी से कहती हैं, अच्छा अब हम सब चलते हैं। सिद्धार्थ जी उन्हें रोकते हुए कहते हैं, अरे पर आज आप लोग यहीं रुक जाइए, कल चली जाइएगा। सावित्री जी सहजता से कहती हैं, नहीं, हम आज होटल में रुक जाएंगे, फिर कभी आएंगे। हाँ। सावित्री जी के बार बार बोलने पर सिद्धार्थ जी पूरे राठौर परिवार को जाने देते हैं। जाने से पहले रियाज नन्ही के माथे को चूमकर कहता है, अपना ख्याल रखना, और हाँ, बेकार की बातों के बारे में सोचकर टेंशन मत लेना। बाकी अगर कोई बात हो तो मुझे बताना। ओके। नन्ही मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाकर कहती है, ठीक है, पर तुम भी अपना ख्याल रखना। बाय। रियांश भी उसे बाय कहकर कार में बैठकर कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा देता है। राठौर परिवार के जाने के बाद सिद्धार्थ जी गुस्से में नंदनी को कुछ बोलने को होते हैं, पर कौशल्या जी को देखकर अपना गुस्सा पीते हुए कमरे में चले जाते हैं। दरअसल बीजापुर से सिर्फ कौशल्या जी आई थी, क्योंकि संध्या प्रेग्नेंट थी, इसलिए उसका सफ़र करना थोड़ा मुश्किल था। गायत्री जी संध्या का ध्यान रखने के लिए रुक गई थी। अभ्यांश और राघवेंद्र जी को जरूरी काम था, इसलिए वो नहीं आ पाए थे, और ईशानी के एग्जाम थे, इसलिए वो भी नहीं आई थी। नन्ही सिद्धार्थ जी को गुस्से में जाते देखकर नामे सिर हिलाकर कौशल्या जी की गोद में सिर रखकर सोफे पर लेट जाती हैं। कौशल्या जी उसके बाल सहलाते हुए कहती हैं, मुझे बताया क्यों नहीं तुमने नन्ही, कि तुम्हारे और रियांश के बीच कुछ चल रहा है। नन्ही झेप कर कहती है, आपके सामने ही तो रियांश ने मुझे प्रपोज किया, मुझे खुद नहीं पता था ये बात। कौशल्या जी उसकी बात सुनकर उसे गौर से देखने लगती हैं, तो नन्ही हड़बड़ाकर उठते हुए कहती है, मासी मुझे ना नींद आ रही है, तो मैं सोने जा रही हूँ, बाय। इतना कहकर वो जल्दी से अपने कमरे की ओर भाग जाती है। वहीं कौशल्या जी उसे भागते देखकर नामे सिर हिलाती हैं, फिर अपने कमरे में चली जाती हैं। दूसरी तरफ राठौर परिवार एक 5 स्टार होटल में ठहरते हैं। एकांश कमरे में आते ही चेंज करने बाथरूम चला जाता है। एकांश चेंज करने के बाद बालकनी में आकर ऋषि से फ़ोन पर बात करते हुए प्रोजेक्ट के बारे में पूछने लगता है। तब तक रूहानिका चेंज करके आ जाती है। रूहानिका एकांश को कमरे में न देखकर बालकनी में जाती है, तो उसे फ़ोन पर बात करते देखकर कुछ सोचते हुए एकांश के पास जाकर उसकी पीठ पर अपना सिर टिकाते हुए उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लेती है। एकांश रूहानिका के हाथ अपने हाथ से पकड़कर उसे खुद से अलग करता है, फिर उसे अपने आगे करके पीछे से बाहों में भरकर रूहानिका के सिर पर अपना चिन टिकाते हुए फ़ोन पर बातें करने लगता है। कुछ देर बाद एकांश फ़ोन रखकर शरारत से रूहानिका से कहता है, हाँ तो कोई आज कुछ ज़्यादा ही बोल्ड नहीं बन रहा है, मतलब पहले तो कोई बहुत शर्माता था और अब। इतना कहकर वो चुप हो जाता है। रूहानिका उसकी तरफ मुड़कर बेचैनी और उदासी से उसकी आंखों में देखती है। एकांश उसका चेहरा थामकर प्यार से पूछता है, क्या हुआ, आप इतनी उदास क्यों लग रही हैं मुझे, सब ठीक तो है ना। रूहानिका अपना सिर झुकाकर कहती है, मैं इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहती हूँ एकांश जी, पर डर लगता है कहीं मेरे अतीत की यादें एक बार फिर ताज़ा ना हो जाएं। बहुत मुश्किल से खुद को आपके साथ सहज कर पाई हूँ। अगर दोबारा उस जगह लौट गई तो इस बार शायद खुद को नहीं संभाल पाऊंगी। एकांश उसका चेहरा ऊपर करके उसे देखते हुए कहता है, मैं हूं ना रूप, अगर आप वापस उस जगह लौटी तो पिछली बार की तरह फिर से मैं आपको उन अंधेरों से खींचकर उजालों में ले जाऊंगा। उस तकलीफ को दूर करके आपको खुशियां दूंगा, आई प्रॉमिस। और रही बात रिश्ते में आगे बढ़ने की,
तो हमारे पास बहुत टाइम है रूह। मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैं सारी ज़िंदगी भी आपके लिए रुक सकता हूँ। इसलिए ये सब मत सोचिए, हाँ? रूहानिका उसे देखकर कहती है, लेकिन मुझे आगे बढ़ना है। मैं नहीं चाहती एकांश जी, मेरी वजह से आपको और पूरे राठौर परिवार को और बातें सुनने को मिलें। हमारी शादी को 4 महीने बाद 1 साल हो जाएगा। लोग बातें बनाएंगे कि 1 साल होने को आया है, अब तक बेबी नहीं हुआ। मैं नहीं चाहती आप सबको मेरी वजह से बातें सुननी पड़े। एकांश उसकी बातें सुनकर हल्की नाराजगी से कहता है, यह सब आपके दिमाग में कहाँ से आया? क्या कभी मैंने या फिर हमारी फैमिली ने आप पर बेबी का प्रेशर डाला? नहीं ना। फिर आपके दिमाग में ये सारी बातें कहाँ से आईं? रुहान उसकी बात सुनकर अपना सिर झुका लेती है, क्योंकि उसकी आंखें नम हो चुकी थीं। एकांत से एक गहरी सांस लेकर खुद को शांत करके प्यार से पूछता है, बताइए रूह, क्या बात है? अचानक ये सारी बातें कहाँ से आई आपके दिमाग में? रुहान का रुआसी होकर कहती है, पार्टी में आपकी कोई रिलेटिव थी। जब उन्हें पता चला संध्या भाभी प्रेग्नेंट है, तो उन्होंने कहा कि मेरी शादी को भी तो 1 साल होने वाले हैं, अब तक कोई खुशखबरी क्यों नहीं दी? फिर उन्होंने आप सबको काफ़ी कुछ कहा और जैसे आपको मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। मैं इस परिवार के काबिल नहीं हूँ। अगर मैंने जल्दी आपको बेबी नहीं दिया, तो आप दूसरी शादी कर लेंगे, क्योंकि एक लड़के के लिए उसका परिवार पहले होता है। ऐसी बहुत सी बातें कही उन्होंने। एकांत गुस्से में अपनी मुठ्ठियाँ भींचकर नाराज़गी से कहता है, और आपने उन पर यकीन कर लिया? आपको मुझ पर यकीन नहीं रूह? मैंने आज तक कभी आपसे ये सब कहा या मेरे परिवार ने कहा? सिर्फ उनकी बातों की वजह से आप रिश्ते में आगे बढ़ना चाहती हैं? मतलब मेरे प्यार, मेरे शब्दों का कोई मोल नहीं है? रुहान झट से अपना सिर उठाकर उसे देखकर बेचैनी से कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है एकांश जी। मेरी ज़िंदगी में आपके शब्दों का, आपके प्यार का क्या मोल है, ये मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती। प्लीज़ ऐसा मत कहिए। और रही बात आगे बढ़ने की, तो मुझे खुद आगे बढ़ना है। सच कहूँ तो मैं भी एक माँ बनने का एहसास जीना चाहता हूँ। मैं भी चाहती हूँ हमारी छोटी सी फैमिली हो, जिसमें मैं, आप और हमारे बच्चे हों। यह सब मैं आज आपसे खुलकर कह पा रही हूँ, तो इसकी वजह भी आप हैं। आपके शब्द, आपका प्यार मुझे हिम्मत देता है आपसे खुलकर अपने दिल की सारी बातें करने को। इसलिए कभी उस पर सवाल मत उठाना। एकांश उसकी बातें सुनकर शांत होकर उसे देखकर कहता है, सच में? क्या आप सच में इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहती हैं, क्योंकि आपको अपनी फैमिली चाहिए, या किसी के दबाव में आकर? तो आप नहीं कह रही ना? रूहान मुस्कुराकर नामे से हिलाकर अपने गले को पींच करके कहती है, सच्ची? मैं किसी के दबाव में ये नहीं कह रही, कसम से। एकांश उसकी बात सुनकर एक राहत की सांस लेता है, फिर शरारत से रुहानिका को देखता है, तो रुहानिका शर्माकर मुड़कर खड़ी हो जाती है। एकांश पीछे से रुहानिका को अपनी बाहों में भरकर उसके कान में फुसफुसाता है, आपने ही मुझे इजाज़त दी है रूह, अब आप मुकर नहीं सकती। रुहानिका सियर कर कहती है, मैं नहीं मुकर रही, आपको इजाज़त है। एकांश उसकी बात सुनकर रुहानिका के कान चूमते हुए उसके कंधे पर अपने तपते लबों को रख देता है, जिससे रुहानिका की पकड़ रेलिंग पर मजबूत हो जाती है और आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती हैं। एकांश रुहानिका की पकड़ रेलिंग पर देकर अपने दोनों हाथों को उसके हाथों के ऊपर रखकर उसे पूरी तरह से रेलिंग और अपनी बाहों के बीच कैद कर लेता है। रुहानिका हकलाते हुए कहती है, एकांश जी। एकांश मदोस होकर रुहानिका के बालों में अपना चेहरा छिपाते हुए कहता है, हाँ। रुहानिका अपनी बढ़ी हुई सांसों को काबू करते हुए कहती है, रूम में चलें? एकांश उसकी बात सुनकर उससे अलग होकर उसे देखता है, फिर अचानक ही उसे गोद में उठा लेता है, जिससे रुहानिका अपनी बाहों का हार एकांश के गले में डालते हुए शर्माते हुए नजरें झुका लेती है। एकांश कमरे में जाते हुए शरारत से कहता है, हाँ, अभी तो कोई बहुत बोल्ड हो रहा था। बेबी चाहिए, हमारी छोटी सी फैमिली होनी चाहिए। हाँ, अब क्या हुआ? रुहानिका शर्माकर उसके सीने में अपना सिर छिपाकर कहती है, प्लीज एकांश जी। एकांश हंसते हुए उसे बेड पर बैठाता है और खुद उसके पास बैठकर उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए रुहानिका के माथे को चूमता है, जिससे रुहानिका अपनी आंखें मूंद लेती है और बेड शीट पर अपनी पकड़ कस देती है। एकांश धीरे धीरे अपने होंठ नीचे लाते हुए रुहानिका की आंखों को बारी बारी चूमता है, फिर अपने होठों को और नीचे लाते हुए रुहानिका के गालों को चूमकर उसके होठों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए मदहोशी से कहता है, रूह, आंखें खोलिए। रुहानिका शर्माते हुए नामे सिर हिलाती है, तो एकांश बेचैनी से कहता है, प्लीज रूह, एक बार।
रूहानिका उसकी बेचैन आवाज़ सुनकर अपनी आंखें खोलकर उसे देखती है तो उसके बेचैन चेहरे को देखकर रूहानिका अपनी नज़रें झुका लेती है। एकांश अपने दाहिने हाथ से रूहानिका का चिन्ह पकड़कर उसका चेहरा ऊपर करके उसकी आंखों में देखता है, जैसे आगे बढ़ने के लिए इजाज़त मांग रहा हो। रूहानिका शर्माते हुए दूसरी तरफ मुड़ जाती है। अब एकांश के सामने रूहानिका की पीठ थी। एकांश आगे बढ़कर रूहानिका के सूट की डोरी अपनी उंगलियों में उलझाकर खोलता है, जिससे उसके गर्म हाथों की छुअन महसूस करते ही रूहानिका का रोम रोम सिहर उठता है। रूहानिका बेचैन होकर मुड़कर एकांश के सीने से लग जाती है तो एकांश उसे शांत करने के लिए उसके बाल सहलाने लगता है। कुछ समय बाद एकांश रूहानिका को खुद से दूर करके उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसकी आंखों में देखकर पूछता है, कैन आई? रूहानिका अपनी नज़रें झुकाकर हाँ में सिर हिलाती है तो एकांश आगे बढ़कर रूहानिका के लबों पर अपने लबों को रख देता है और दोनों प्यार के समंदर में खोकर पूरी तरह से एक हो जाते हैं। अगली सुबह रूहानिका की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को एकांश की शर्ट में देखकर मुस्कुरा देती है। तभी अचानक उसे कल का इंसिडेंट याद आता है, जिसे याद करते ही उसके गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। एकांश ब्रेकफास्ट लेकर कमरे में आता है तो रूहानिका को खुद में सिमटकर शर्माता देखकर नाटक करते हुए कहता है, ओ नो, मैंने तो शो मिस कर दिया। रूहानिका असमंजस में उसे देखकर पूछती है, कैसा शो? एकांश उसके पास आकर बेड पर बैठकर कहता है, आपके शर्माने का शो। मुझे देखना था उठने के बाद आपका क्या रिएक्शन था। रूहानिका उसकी बात सुनकर उसके सीने पर हल्के से मारती हुई कहती है, आप भी हर वक्त मुझे परेशान करते रहते हैं। एकांश हंसते हुए कहता है, अरे यार, अब अगर अपनी बीवी को परेशान नहीं करूँगा तो किसे? बाहर वाली को? रूहानिका अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे घूरते हुए कहती है, खबरदार अगर कोई बाहर वाली के पास गए तो। ये खुद की तरफ इशारा करते हुए, यही काफ़ी है आपके लिए। एकांश अपनी नकली पसीना माथे से पोंछते हुए नाटक करते हुए कहता है, हाँ भाई, एक तो संभाल ही नहीं जा रही, किसी और को क्या ही संभालूंगा। उसकी बात सुनकर रूहानिका उसे घूरती है तो वो हंसते हुए रूहानिका के गाल खींचकर कहता है, मजाक कर रहा था। रूहानिका उसके सीने से लगते हुए कहती है, मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। एकांश उसके बाल सहलाते हुए कहता है, ठीक है, फिर अब से ऐसा मजाक नहीं करूँगा। खुश? रूहानिका हाँ में से हिलाती है तो एकांश उसे खुद से अलग करके कहता है, चलिए अब जल्दी से आप रेडी हो जाइए, क्योंकि सब नीचे हमारा वेट कर रहे हैं। वो तो कहिए, मैंने कह दिया कि आपके सिर में थोड़ा दर्द है, इसलिए आप मेडिसिन लेकर सो रही हैं। बड़ी मुश्किल से सबको रोका है, वरना सब यहीं आने को तैयार थे। रूहानिका कहती है, अच्छा तो मैं जल्दी से फ्रेश होकर रेडी हो जाती हूँ। इतना कहकर वो जैसे ही बेड से उठती है, एकांश की नज़र उस पर पड़ती है और वो एकटक उसे ही देखने लगता है। रूहानिका उसकी नज़रों से अनजान बैग से अपने कपड़े निकालते हुए कहती है, अच्छा ये बताइए, नन्ही भी आई है क्या नीचे सबसे मिलने? एकांश उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता, बस उसे एकटक देखता रहता है। तो रूहानिका बैग बंद करके उसे देखकर कहती है, आप बोल क्यों नहीं रहे? इतना कहते ही उसका ध्यान खुद पर जाता है तो वो झेप कर जल्दी से अपने कपड़े लेकर बाथरूम में भाग जाती है और दरवाज़ा बंद करके अपने सीने पर हाथ रखकर अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को काबू करने लगती है। दरअसल आज पहली बार रूहानिका ने वेस्टर्न पहना था। हालांकि थी वो एकांश की शर्ट जो रूहानिका के घुटनों तक आ रही थी और उसमें उसके पैर साफ दिख रहे थे, पर चूंकि पहली बार रूहानिका ने ऐसा कुछ पहना था इसलिए एकांश उसे ऐसे देख रहा था। वहीं रूहानिका के दरवाज़ा बंद करने के बाद एकांश होश में आकर खुद से कहता है, ओह नो, ये क्या किया मैंने? रूह कितना अनकंफर्टेबल हो गई होगी। मुझे उन्हें ऐसे नहीं देखना चाहिए था। वैसे वेस्टर्न उन पर सूट करता है। आई होप एक दिन रूह वेस्टर्न पहनना शुरू कर दे। इतना कहकर वो अपना फ़ोन निकालकर ऋषि को कॉल करने लगता है। कुछ देर बाद रूहानिका फ्रेश होकर कमरे में आती है और ड्रेसिंग के सामने जाकर रेडी होने लगती है। तब तक एकांश अपनी बात खत्म करके बेड पर बैठा न्यूज़ देख रहा था, पर उसकी नज़र रूहानिका पर ही टिकी थी। रूहानिका पूरी तरह से रेडी होकर एकांश की तरफ मुड़कर कहती है, चलिए अब। इतना कहकर उसकी नज़र एकांश पर जाती है जो उसे ही प्यार से देख रहा था। एकांश के ऐसे देखने पर रूहानिका नज़रें झुका लेती है तो एकांश उठकर रूहानिका के पास आता है, फिर उसके माथे को चूमकर कहता है, यू आर लुकिंग एब्सोल्युटली गॉर्जियस। रूहानिका अपनी नज़रें झुकाकर अपने होठों को अपने दांत से काटते हुए कहती है, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। एकांश खुद को शांत करके कहता है, चलिए चलते हैं,
सब हमारा वेट कर रहे होंगे। रुहानिका से रिलाकर अपना पर्स लेती है तो एकांश बैग लेकर रुहानिका के साथ नीचे चला जाता है। उधर पर सुनसान इलाके में उसी छोटे से घर में नकाबपोश आदमी अपने सामने बैठी औरत से गुस्से में कहता है, देखा तुमने, ये डील उस एकांश को मिल गई। आखिर तुमने उसका कैसा एक्सीडेंट करवाया था जो वो टाइम पर पहुंच गया प्रेजेंटेशन देने के लिए। वो औरत घबराते हुए कहती है, मैंने तो एक्सीडेंट करवाया था, पर पता नहीं कैसे उसने प्रेजेंटेशन दे दी। अब क्या करेंगे? वो नकाबपोश आदमी खिड़की से बाहर देखते हुए कहता है, अब इंतजार करेंगे सही वक्त का, जिसमें एक तीर से दो निशाना मारेंगे और एक कांच के साथ उस रुहानिका को भी बर्बाद कर देंगे। बस तुम इंतजार करो। वो औरत उसकी बात सुनकर सिर हिलाकर कहती है, ठीक है। राठौर परिवार आखिरी बार नंदनी से मिलकर वापस उदयपुर आ जाता है। उदयपुर आकर सबकी जिंदगी पहले जैसी हो जाती है। हाँ, एकांश और रुहानिका अपनी जिंदगी हंसी खुशी बिता रहे थे तो वही राठौर मेंशन में भी अब धीरे धीरे सब नॉर्मल होने लगा था। ऐसे ही 4 महीने और निकल जाते हैं। पर हाँ, इन 4 महीनों में एक बात और हुई थी। रुहानिका और एकांश ने अपना पुराना घर बेचकर कुछ पैसे मिलाकर एक अच्छा सा फ्लैट खरीद लिया था, जिसमें एकांश ने सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई थी, क्योंकि वो रुहानिका को परेशान नहीं देख सकता था। दोनों का प्यार अब काफी बढ़ चुका था। दोनों ने मुश्किलों का सामना करते हुए फाइनली एक अच्छा घर खरीदकर एक अच्छी जिंदगी बितानी शुरू कर दी थी। वहीं नन्ही और रियांश के बीच अक्सर फोन पर बात हुआ करती थी। नन्ही अपनी कंपनी में काफी अच्छा काम कर रही थी, इसलिए उसे प्रमोशन मिल गया था, जिससे वो काफी खुश थी। और रियांश की नई कंपनी भी काफी अच्छी चलने लगी थी, जिससे वो भी धीरे धीरे आगे बढ़कर कामयाबी का मुकाम छू रहा था। देखते ही देखते रुहानिका एकांश की एनिवर्सरी का दिन भी आ जाता है, पर किसी ने उस दिन के लिए ज़्यादा खास नहीं सोचा था, क्योंकि उसके अगले दिन ही ऋषभ जी ने इस दुनिया को अलविदा कहा था। तो रुहानिका के लिए ये दिन थोड़ा मुश्किल था। 4 महीने बाद आज रुहानिका और एकांश की शादी की पहली सालगिरह थी। रुहानिका किचन में सुबह का नाश्ता बना रही थी, तभी एकांश आकर उसे पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, हाँ तो आज क्या स्पेशल बन रहा है? रुहानिका मैदा गूंथते हुए कहती है, क्या स्पेशल? और स्पेशल क्यों बनेगा? आज कुछ है क्या? एकांश झट से उससे दूर होकर हैरानी से उसे देखकर कहता है, आप हमारी पहली एनिवर्सरी भूल गई रूह? रुहानिका अपनी मुस्कुराहट छिपाते हुए कहती है, क्या आज हमारी एनिवर्सरी है? ओह नो, मैं तो भूल ही गई। और आज तो मैं कॉलेज से छुट्टी भी नहीं ले सकती, क्योंकि आज कॉलेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है बोर्ड मेंबर के साथ। एकांश उसकी बात सुनकर मायूस हो जाता है, पर फिर नकली मुस्कुराहट के साथ कहता है, इट्स ओके रू, एनिवर्सरी तो हर साल आती है। आप अपनी मीटिंग अटेंड कर लीजिएगा। अच्छा, आप नाश्ता लगाइए, मैं तब तक फ्रेश होकर आता हूँ। इतना कहकर वो जाने को होता है कि रुहानिका उसका हाथ पकड़कर कहती है, अरे अरे रुकिए तो सही, कहाँ भागे जा रहे हैं? मैं तो बस आपको परेशान कर रही थी। एकांश उसकी बात सुनकर उसे घूरते हुए कहता है, ये मजाक था? रुहानिका मासूमियत से हाँ में सिर हिलाती है, तो एकांश अपना हाथ उसकी पकड़ से छुड़वाते हुए नकली गुस्से से कहता है, आई डोंट लाइक इट एट ऑल रू, और मैंने ऐसा मजाक आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। हमारी शादी, हमारी एनिवर्सरी आपके लिए मजाक है। इट्स इज रियल अनअवेलेबल। उसकी डांट सुनकर रुहानिका की आंखों में नमी आ जाती है और वो अपना सिर झुका लेती है। एकांश नकली गुस्से से कहता है, अब सिर झुकाने से कुछ नहीं होगा। जाइए, जाकर मेरे लिए कोई अच्छा सा सरप्राइज प्लान कीजिए, उस प्रपोजल की तरह, तभी मैं मानने वाला हूँ। उसकी बात सुनकर रुहानिका झट से अपनी नम आंखों से उसे देखती है, फिर आगे बढ़कर उसके सीने पर मारते हुए कहती है, आप बहुत गंदे हो। आप मजाक कर रहे थे और मुझे लगा आप सीरियस हो। एकांश उसका हाथ पकड़कर कहता है, आउच रू, आप तो दिन पर दिन खतरनाक होती जा रही हैं। बात बात पर मुझे मारने लगी हैं। दिस इज नॉट राइट। रुहानिका उसे देखकर कहती है, यू डिजर्व इट। हमेशा मुझे परेशान करते रहते हो। एकांश रुहानिका को कमर से खींचकर अपने करीब करते हुए उसके बालों की लट कान के पीछे करते हुए प्यार से कहता है, अच्छा वो सब छोड़िए, पहले मुझे जरा अपनी बीवी को बिस तो करने दीजिए। आगे बढ़कर रुहानिका के माथे को अपने लबों से छूते हुए, हैप्पी एनिवर्सरी माई लव। आई जस्ट होप कि हम दोनों हमेशा ऐसे ही खुश रहें और अपनी ज़िंदगी इससे भी और अच्छे से जिएं। मैं आपके साथ सारी खुशियां जीना चाहता हूँ रू। मेरे बहुत से सपने हैं जो मैंने आपको लेकर देखे हैं। आई होप कि मेरे वो सारे सपने पूरे हो पाए। रुहानिका आगे बढ़कर एकांश के गाल पर किस करके कहती है, सेम टू यू एकांश जी।
एंड डोंट वरी, हमारे पास पूरी ज़िंदगी है, हम दोनों मिलकर उन सपनों को पूरा करेंगे और हमेशा ऐसे एक दूसरे की ढाल बनकर खड़े रहेंगे। उसकी बात सुनकर एकांश रुहानिका को अपने सीने से लगा लेता है, तो रुहानिका भी उसकी पीठ पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेती है। कुछ देर बाद एकांश रुहानिका से अलग होकर कहता है, चलिए आपको कुछ देना है। रुहानिका अचानक कुछ याद करके अपने हाथों को देखकर कहती है, ओह नो, देखिए मेरे हाथों में मैदा लगा था और वो आपके चेहरे और कपड़ों पर लग गया। एकांश कहता है, इट्स ओके रूह, वैसे भी मैं फ्रेश होने ही जा रहा हूँ। अब आप चलिए मेरे साथ जल्दी। रुहानिका उसे 2 मिनट रुकने का कहकर जल्दी से अपने हाथ धोती है, फिर एकांश के साथ कमरे में चली जाती है। कमरे में आकर एकांश रुहानिका को एक पैकेट देते हुए कहता है, इसे पहनकर और अच्छे से रेडी होकर आइए, हमें कहीं निकलना है। रुहानिका कहती है, पर कहाँ? एकांश उसे आंखें दिखाकर कहता है, ओह, तो एक तो आप सवाल बहुत करती हैं। जाइए, शांति से रेडी होकर आइए। उसकी बात सुनकर रुहानिका मुंह बनाकर क्लोसेट रूम में चली जाती है, तो एकांश अपने कपड़े लेकर गेस्ट रूम के बाथरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद रुहानिका रेडी होकर बाहर आती है, तो एकांश उसे देखता ही रह जाता है। दरअसल एकांश ने एक बहुत प्यारा सा सिंपल और अट्रैक्टिव गाउन दिया था, जो थोड़ा वेस्टर्न था, क्योंकि वो ऑफ शोल्डर था, पर फुल स्लीव्स था, जिसे एकांश ने काफ़ी ज़्यादा समय लगाकर चुना था। रुहानिका ने आज पहली बार ऐसा वेस्टर्न गाउन पहना था, इसलिए उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। ऊपर से एकांश का ऐसे उसे देखना उसे और नर्वस कर रहा था। काफ़ी देर तक एकांश रुहानिका को ऐसे ही देखता रहता है, जिसे रुहानिका जानबूझकर अपना गला साफ करने का नाटक करती है, जिसे एकांश अपने ख्यालों से बाहर आकर रुहानिका के पास जाकर उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए प्यार से कहता है, यू आर लुकिंग एक्सट्रीमली गॉर्जियस। रू, आई थिंक आपको वेस्टर्न ज़्यादातर पहनना चाहिए, इफ़ यू वांट। रुहानिका अपनी नज़रें झुकाकर कहती है, थैंक यू सो मच, वैसे मेरे पास भी आपके लिए कुछ है। एकांश खुश होते हुए कहता है, क्या? जल्दी बताइए। रुहानिका उसे रुकने का इशारा करके कमरे में जाकर एक छोटा सा गिफ्ट लेकर आती है और एकांश को देती है। एकांश काफ़ी जल्दीबाजी में वो गिफ्ट खोलने लगता है, तो रुहानिका उसे आराम से खोलने को कहती है, पर एकांश क्यूरियोसिटी की वजह से जल्दी से गिफ्ट खोलकर उसमें एक बॉक्स देखता है। बॉक्स खोलकर एकांश देखता है तो उसे एक गोल्ड की चैन मिलती है, जिसकी लॉकेट पर रुहानिका और एकांश की शादी की फोटो थी। उसे देखकर एकांश मुस्कुराकर कहता है, वाह, ये तो बहुत प्यारा गिफ्ट है, थैंक यू सो मच रू। रुहानिका बस मुस्कुराकर रह जाती है, तो एकांश वो लॉकेट उसकी तरफ करके कहता है, अब आपने दिया है तो पहना भी दीजिए। रुहानिका उसे झुकने को कहती है, तो एकांश झुककर रुहानिका को कमर से पकड़कर कहता है, हाँ आप पहनाइए। रुहानिका अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को काबू करके एक गहरी सांस लेकर एकांश को चैन पहना देती है। एकांश उसका हाथ थामकर कहता है, अब चलिए चलते हैं। रुहानिका उसे रोकते हुए कहती है, रुकिए तो, मैं जरा किचन से सारा सामान तो समेट दूं। एकांश उसे बाहर ले जाते हुए कहता है, मैंने सब समेट दिया है, आप बस आराम से चलिए। अब इतना कहकर वो दरवाजे पर लॉक लगाता है और रुहानिका का हाथ थामकर लिफ्ट की ओर बढ़ जाता है। लिफ्ट से नीचे आकर एकांश पार्किंग से अपनी कार लेता है और हमेशा की तरह रुहानिका के लिए दरवाज़ा खोलता है, तो रुहानिका मुस्कुराकर अंदर बैठती है। एकांश भी अपनी जगह पर बैठकर कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा देता है। पूरे रास्ते रुहानिका एकांश से पूछती है, वो कहाँ जा रहे हैं, पर एकांश बिना कुछ जवाब दिए म्यूजिक ऑन कर देता है, फिर सॉन्ग चेंज कर देता है, जिससे रुहानिका खींचकर खिड़की से बाहर देखने लगती है, जिसे देखकर एकांश मुस्कुराकर ड्राइविंग पर कंसंट्रेट करने लगता है। कुछ देर बाद एकांश एक जगह कार रोकता है और रुहानिका की आंखों में पट्टी बांधने लगता है, तो रुहानिका कहती है, अरे ये आप क्या कर रहे हो? एकांश कहता है, रूह, आप ना बहुत बोलती हैं, ये क्या कर रहे हो, हम कहाँ जा रहे हैं? अरे सरप्राइज नाम की चीज़ भी होती है। रुहानिका उसकी बात पर मुंह बनाकर खामोश हो जाती है, तो एकांश कार से उतरकर रुहानिका की तरफ का दरवाज़ा खोलकर उसे उतारता है, फिर अचानक ही कार लॉक करके रुहानिका को गोद में उठाकर आगे बढ़ने लगता है, तो रुहानिका घबराकर उसके गले में अपनी बाहों का हाथ डालकर कहती है, ये क्या कर रहे हैं आप? सब हमें ही देख रहे होंगे। एकांश चलते हुए कहता है, कोई नहीं देख रहा यहाँ, हमारे अलावा कोई नहीं है। रुहानिका फिर से पूछती है, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ हमारे अलावा कोई नहीं है? एकांश एक गहरी सांस लेकर कहता है, ओहो रूह, आपसे तो सब्र नहीं होता। कुछ समय और चलने के बाद फाइनली एकांश रुहानिका को नीचे उतारता है
और उसकी आंखों की पट्टी खोलकर उसे सामने देखने को कहता है। रूहानिका सामने देखती है, जहाँ सिवाय एक खाली जमीन के कुछ नहीं था। रूहानिका ये देखकर एकांत से कहती है, ये दिखाने लाए थे आप मुझे? एकांत उसे देखकर मुस्कुराकर कहता है, हाँ, पता है यहाँ क्या बनेगा? रूहानिका नामे से दिलाती है तो एकांत मुस्कुराकर कहता है, यहाँ आपका सपना, आपका एनजीओ बनेगा। ये ज़मीन मैंने आपके लिए खरीद ली है, जल्दी ही इस पर भी काम शुरू हो जाएगा। एकांश की बात सुनकर रोहानिका की आंखें खुशी से नम हो जाती हैं और वो आगे बढ़कर एकांश को जोर से गले लगाकर कहती है, थैंक यू सो मच एकांश जी। एकांश रोहानिका के बाल सहलाकर मुस्कुराकर कहता है, यह था मेरा गिफ्ट आपके लिए। सो कैसा लगा मेरा एनिवर्सरी गिफ्ट? रोहानिका उससे अलग होकर अपनी एड़ी उठाकर एकांश का माथा चूमकर उसकी आंखों में देखकर कहती है, बहुत अच्छा, सबसे बेस्ट। एकांश इधर उधर नजरें दौड़ाकर कहता है, रू, वी आर इन पब्लिक प्लेस। रोहानिका अपनी एक आईब्रो उठाकर कहती है, अच्छा, और जब आप मुझे गोद में लेकर आ रहे थे तब हम कहाँ थे? एकांश अपने बालों में हाथ घुमाकर कहता है, वैसे आई लाइक दिस रू, जो धीरे धीरे काफी बोल्ड होती जा रही है। हाँ। रोहानिका उसकी बात सुनकर शर्माकर अपनी नजरें झुका लेती है, फिर कहती है, मुझे आपको कुछ बताना है। एकांश मुस्कुराकर कहता है, हाँ बोलिए, क्या बताना है? रूहानिका नम आंखों से मुस्कुराकर उसका हाथ अपने पेट पर रखकर कहती है, यू आर गोइंग टू बी फादर, आई एम प्रेग्नेंट। एकांश उसकी बात सुनकर सुन पड़ जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो कैसे रिएक्ट करे। ये खुशी, ये गिफ्ट उसके लिए दुनिया का सबसे बेस्ट गिफ्ट था। उसके लिए अपनी फीलिंग व्यक्त करना बहुत मुश्किल था। वहीं एकांश को कुछ न रिएक्ट करते देख रूहानिका को लगता है एकांश अभी बेबी के लिए रेडी नहीं है, इसलिए वो मायूस हो जाती है। तभी अचानक एकांश उसे अपनी गोद में उठाकर गोल गोल घुमाते हुए खुशी से कहता है, रू रू, आपको नहीं पता आपने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। थैंक यू सो मच इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। थैंक यू रू, आई लव यू सो मच, आई लव यू ए लॉट। इतना कहकर वो रूहानिका के माथे को चूमता है। वहीं रूहानिका अचानक एकांश के उठाने पर काफ़ी घबरा जाती है, पर जल्दी खुद को संभाल कर एकांश की खुशी देखती है तो उसके दिल को एक सुकून सा मिल जाता है और होठों पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट आ जाती है। एकांश रोहानिका को अपनी गोद से नीचे उतार कर कहता है, थैंक यू सो मच रू, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। आपको ये कब पता चला और आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? रोहानिका उसे शांत करवाते हुए कहती है, पहले तो आप शांत हो जाइए, और रही बात मुझे कब पता चला, तो कल ही पता चला, पर मैंने सोचा आपको एनिवर्सरी गिफ्ट के तौर पर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। एकांश उसका माथा चूमकर कहता है, ये इस दुनिया का सबसे बेस्ट गिफ्ट है, थैंक यू सो मच। इतना कहकर वो रोहानिका के पेट पर अपना हाथ रखकर अपने बच्चे को महसूस करता है तो उसकी आंखों में नमी आ जाती है और होठों पर एक निश्चल मुस्कान आ जाती है। कुछ समय बाद एकांश कहता है, रू, अब आपको रेस्ट ही करना है, आप कॉलेज जाना छोड़ दीजिए। वैसे भी अब मेरा बिजनेस सही चल रहा है, तो अब आप काम मत करिए, घर पर रहकर हमारे बच्चे और अपना ध्यान रखिए। रूहानिका उसकी बात सुनकर अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहती है, मुझे पता था यही होना है, आप बिना, मैं प्रेग्नेंट हूँ, बीमार नहीं। एकांश उसका हाथ पकड़कर उसे वापस कार में ले जाते हुए कहता है, जो भी हो, पर वी हैव टू बी केयरफुल राइट। रोहन नामे से रिलाकर कहती है, आपका कुछ नहीं हो सकता, आप हमेशा मेरी तबीयत को लेकर कुछ ज़्यादा ही ओवर पॉसेसिव हो जाते हो। एकांश उसे कार में बैठाकर कहता है, होना पड़ता है, क्योंकि आप खुद तो अपना ध्यान रखती नहीं। रोहन उसकी बात सुनकर मुंह बना लेती है तो एकांश दरवाज़ा बंद करके अपनी जगह पर आकर बैठता है, फिर कार मोड़कर वापस घर की तरफ बढ़ाने लगता है। रास्ते में एकांश कहता है, रू, सब राठौर परिवार घर पर आने वाले हैं, तो आज का दिन हम फैमिली के साथ ही सेलिब्रेट करेंगे। हाँ, और उन्हें यह खुशखबरी भी देनी है। रुहानिका मुस्कुराकर कहती है, सब कितने खुश होंगे। वैसे मैं ना हमारे बच्चों को अपने ही कमरे में सुलाऊंगी, मुझे अलग रूम का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं पसंद है। मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे हमारे साथ कंफर्टेबल हों। मैं उनके साथ कंफर्टेबल होने की पूरी कोशिश करूँगी ताकि वो अपने दिल की सारी बातें मुझसे आसानी से कह सकें। उनका और मेरा रिश्ता बिल्कुल पापा और मेरे रिश्ते जैसा होगा। जो गलती मैंने की थी पापा को सच ना बताकर, वो गलती कभी मैं हमारे बच्चों को नहीं करने दूंगी।
उन्हें हमेशा स्ट्रांग बनाऊंगी ताकि अगर कभी ऐसी बात हो तो वो खुद लड़ सकें। पर क्या मैं एक अच्छी माँ बन पाऊंगी? उसकी बात सुनकर एकांश उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे देखकर कहता है, डोंट वरी रू, आई नो, आप एक बहुत अच्छी माँ बनेंगी, ठीक वैसे ही जैसे आप एक अच्छी बेटी, अच्छी बहू और अच्छी पत्नी है। और अपने पास्ट को मत याद कीजिए, क्योंकि इन दिनों आपको सिर्फ अच्छी बातें सोचनी चाहिए। हाँ। रूहान का सिर हिलाकर उसके कंधे पर अपना सिर रख लेती है तो एकांश हल्के से उसका माथा चूमकर सामने ड्राइविंग पर ध्यान देने लगता है। तभी अचानक सामने से एक ट्रक आता है, जिसे देखते ही एकांश सकते में आकर कार संभालने की कोशिश करते हुए स्टीयरिंग दूसरी साइड घुमाता है, जिससे रूहानिका एक साइड गिर जाती है और घबराकर एकांश को देखती है। इससे पहले कि एकांश कुछ कर पाता, कार सीधा जाकर चौराहे के बीचों बीच चली जाती है, जिससे एक कार आकर एकांश की कार को टक्कर मारते हुए वहां से चली जाती है। टक्कर खाने से एकांश की कार एक और फिर जाती है तो एकांश घबराकर रूहानिका को देखता है, जो तब तक डैशबोर्ड से सिर टकराने की वजह से बेहोश हो चुकी थी। एकांश रूहानिका का हाथ हिलाकर कहता है, रू उठिए, रू आप ऐसे बेहोश नहीं हो सकती, कार कभी भी ब्लास्ट हो सकती है, रू उठिए। एकांश के बार बार बोलने पर भी रूहानिका होश में नहीं आती, तो एकांश किसी तरह हिम्मत करते हुए अपनी सीट बेल्ट खोलता है और रूहानिका की तरफ झुककर उसकी सीट बेल्ट खोलते हुए उसे निकालने की कोशिश करने लगता है। कुछ देर बाद ही कार ब्लास्ट हो जाती है, जिससे दूर खड़े नकाबपोश आदमी के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान आ जाती है। तभी उस नकाबपोश आदमी की नजर एकांश पर जाती है, जो रूहानिका को लेकर बाहर एक साइड गिरा था। उन्हें जिंदा देखकर उस नकाबपोश आदमी के गुस्से की कोई सीमा नहीं होती और वो गुस्से में अपना हाथ पेड़ पर मारते हुए कहते हैं, फिर से बच गए ये दोनों। पता नहीं ये दोनों हर बार कैसे मेरे हर बार से बच जाते हैं। नहीं, इस बार नहीं रूहानिका, तुम्हें तो मरना होगा। तुम्हारा बच्चा तो ऑलरेडी अब तक मर चुका होगा, अब तुम्हारी बारी है। फिर धीरे से तुम्हारे पति को भी तुम्हारे पास भेजूंगा। इतना कहकर वो किसी को फोन करके उनसे बातें करने लगते हैं। एकांश को खुद भी काफी चोट लगी थी, पर वो किसी तरह रूहानिका को होश में लाने के लिए उसके गाल थपथपाते हुए कहता है, रूह होश में आइए। रूहानिका का रिस्पॉन्स न देखकर एकांश की आंखें नम हो जाती हैं, पर वो जल्दी ही खुद को संभालते हुए रूहानिका को साइड लिटाकर अपने होंठ भींचते हुए अपने दर्द पर काबू पाकर उठता है और किसी कार को रोकने की कोशिश करता है। काफी देर बाद एक कार रुकती है तो एकांश जल्दी से उसमें रूहानिका को बैठाता है और खुद भी बैठकर उन्हें हॉस्पिटल चलने को कहता है। पूरे रास्ते एकांश रूहानिका को अपने सीने से लगाए उसके और उसके बच्चे की सही होने की प्रार्थना कर रहा था। हॉस्पिटल पहुंचकर एकांश रूहानिका को एडमिट करवाता है तो डॉक्टर उसे देखकर कहते हैं, आप भी जाकर अपना ट्रीटमेंट करवा लीजिए। एकांश नामे से हिलाकर कहता है, पहले मेरी वाइफ ठीक हो जाए तो मैं चला जाऊंगा। वैसे भी मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई है। डॉक्टर कहते हैं, मैं उनका ट्रीटमेंट कर दूंगा, पहले आप जाकर अपना करवाइए, आपको भी चोट आई है। एकांश गुस्से में कहता है, आपसे जितना कहा है आप उतना करिए, जाकर मेरी वाइफ का ट्रीटमेंट कीजिए और याद रखिएगा, अगर कुछ भी गलती हुई आपसे तो आपका लाइसेंस कैंसिल करवाने में मुझे 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे। डॉक्टर उसकी बात सुनकर डरते हुए वहां से चले जाते हैं तो एकांश ओटी के बाहर खड़े होकर उन सबके आने का वेट करने लगते हैं। तभी एक नर्स बाहर आकर उसे फॉर्म देते हुए कहती है, सर इसे फिल कर दीजिए। एकांश कांपते हाथों से नम आंखों से फॉर्म लेकर उसे देखता है तो बार बार आंखों में आंसू आने की वजह से उसे कुछ नहीं दिखता, जिससे उसे कुछ लिखा नहीं जाता। तभी कोई आकर उससे फॉर्म लेता है तो एकांश सामने रियांश को देखकर इमोशनल होकर उसके गले लगकर रोते हुए कहता है, रियांश देखो क्या हो गया रूह को, अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। रियांश, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे ही ध्यान से ड्राइविंग करनी चाहिए थी, मेरी गलती की सजा रूह और हमारे बच्चे को मिल रही है। रियांश, एकांश की हालत देखकर रियांश की आंखों में भी नमी आ जाती है, पर वो खुद को संभाल कर कहता है, भाई अगर आप ऐसे टूट जाएंगे तो भाभी को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आप बैठिए और प्रार्थना करिए कि सब ठीक हो, तब तक मैं ये फॉर्म भरता हूँ। एकांत से रिलाकर उससे अलग होकर ओटी की तरफ नम आंखों से देखते हुए मन ही मन ईश्वर से सब सही होने की प्रार्थना करने लगता है। रियाज फॉर्म भरकर नर्स को देकर एकांश के पास जाकर कहता है, भाई आपने अभी बेबी के बारे में कहा तो क्या भाभी? एकांश नम आंखों से उसे देखकर कहता है,
हाँ, आज ही उन्होंने मुझे बताया था। शाम को हम दोनों तुम सबको बताने वाले थे, पर देखो क्या हो गया। रियाज उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, डोंट वरी भाई, सब ठीक होगा। आई एम श्योर। एकांश बिना कुछ बोले खामोशी से ओटी का दरवाजा एकटक देखने लगता है। कुछ देर बाद ओटी का दरवाजा खुलता है तो एकांश और रियाज दौड़कर उनके पास जाते हैं। डॉक्टर एकांश को देखकर अपना मास्क हटाकर कहते हैं, आई एम सॉरी, हम आपके बेबी को नहीं बचा पाए क्योंकि वो अभी एमेच्योर था, तो ऐसे में मिसकैरेज होना नॉर्मल है। बट आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है, बस उनके सिर पर चोट आई है जो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। अभी वो बेहोश हैं, कुछ समय बाद उन्हें होश आ जाएगा, तब आप उनसे मिल सकते हैं। नाउ एक्सक्यूज मी। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। एकांश अपनी जगह पर जम जाता है। रियाज के बुलाने पर वो नम आंखों से उसे देखकर कहता है, मैं कैसे सामना करूंगा रूह का, वो तो टूट जाएगी ये सुनकर, हमारा बच्चा। इतना कहते ही वो फपक कर रो पड़ता है तो रियाज उसे गले लगाकर अपने आंसू छिपाते उसे शांत करवाने लगता है। अचानक रियाज को कुछ ज्यादा भार महसूस होता है तो रियाज एकांश को खुद से अलग करके देखता है। एकांश को बेहोश देखकर रियाज सकते में आकर जल्दी से नर्स से स्ट्रेचर लाने को कहता है। नर्स बारड्रॉय के साथ स्ट्रेचर लाती है तो रियाज एकांश को उसमें लिटाकर डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर इमरजेंसी वार्ड में एकांश को लेकर चले जाते हैं तो रियाज बाहर ही रुककर उनका वेट करने लगता है। दूसरी तरफ रोहानिका को होश आता है तो वो खुद को हॉस्पिटल के वार्ड में पाकर अपना सिर पकड़ते हुए दर्द से कराते हुए कहती है, मेरा सिर इतना दर्द क्यों कर रहा है और मैं यहाँ हॉस्पिटल में क्या कर रही हूँ। तभी नर्स उसके पास आकर कहती है, अब आपको कैसा फील हो रहा है। रोहन अपना सिर पकड़कर कहती है, सिर में काफ़ी दर्द हो रहा है। नर्स कहती है, वो कुछ समय में ठीक हो जाएगा, डॉक्टर ने आपको दर्द का इंजेक्शन दे दिया था। रुहानिका अचानक अपनी नज़रें कमरे में दौड़ाते हुए कहती है, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ और मेरे हस्बैंड कहाँ हैं। फिर अचानक अपने बच्चे के बारे में याद करके अपने पेट पर हाथ रखकर घबराकर पूछती है, और मेरा बच्चा, वो तो ठीक है ना, उसे तो कुछ नहीं हुआ ना। नर्स मायूसी से कहती है, आई एम सॉरी, पर आपका बच्चा नहीं बच पाया। नर्स की बात सुनकर रुहानका की आंखों में नमी आ जाती है और वो अपने पेट पर हाथ रखकर दर्द से आंखें बंद कर लेती है। नर्स उसे आराम करने का कहकर वहां से चली जाती है, पर रुहानका तो टूट चुकी थी। जब से उसे अपने बच्चे के बारे में पता चला था, न जाने कितने सपने सजा लिए थे उसने, लेकिन ये क्या हो गया, यह सोचकर रुहानका की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। तभी नकाबपोश आदमी एक औरत के साथ अंदर आते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। उन्हें देखकर रुहानका कोई रिएक्शन नहीं देती क्योंकि वो तो अपने गम में खोई थी। रुहानका को रोता देखकर वो नकाबपोश आदमी हंसते हुए कहता है, बस यही तो देखना था मुझे, तुम्हें टूटा हुआ बिखरा हुआ। क्या हुआ, उस दिन तो बड़ा बोल रही थी। अब मैं पुरानी वाली रुहानिका नहीं, बल्कि रुहानिका एकांत सिंह राठौर हूँ, इसलिए कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचेगा। अब क्या हो गया रुहानिका, एकांत सिंह राठौर, आखिर नहीं बचा पाए ना अपने 4 हफ्ते के बच्चे को। और तुम्हारा पति, उसे भी काफी चोट आई है। खैर ये सब बातें करने तो मैं यहाँ आया नहीं हूँ, क्योंकि मुझे तो तुमसे अपना बदला लेना है। बड़ी मुश्किल से जेल से भागकर यहाँ तक पहुँचा हूँ, बिना तुम्हें ख़त्म किए मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। ये कहते वक्त उसकी आंखों में एक अलग सा जुनून था। रुहानका उनकी बातें सुनकर शॉक्ड हो जाती है और अंदर ही अंदर घबराने भी लगती है, लेकिन वो अपने भाव को चेहरे पर नहीं आने देती है और दृढ़ता से कहती है, आपसे ऐसी ही उम्मीद थी मिस्टर विजेंद्र राजपूत, लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपने मेरे बच्चे को तो मुझसे छीन लिया, पर दोबारा मेरे साथ अब आप कुछ गलत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रुहानिका एकांत सिंह राठौर कमजोर नहीं है। विजेंद्र जी उसकी बात सुनकर अपना नकाब हटाकर टेढ़ा मुस्कुराकर कहते हैं, ओह, तो मेरी रूह मुझे भूली नहीं, वरना मुझे तो लगा अब तक तुम मुझे भूल गई होगी। फिर गुस्से में रुहानका के पास जाकर उसकी बाह पकड़कर, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी एकांश के साथ रिश्ते में आगे बढ़ने की, तुम पर सिर्फ मेरा हक है, भूल गई ये बात तुम। उसका बच्चा अपनी कोख में लेकर घूम रही थी, शर्म नहीं आई तुम्हें मुझे धोखा देते हुए। रुहानका गुस्से में उन्हें धक्का देकर कहती है, आपको शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए, और आप हैं कौन मेरे, मेरा आपके साथ कोई रिश्ता नहीं है। मुझ पर, मेरी सांसों पर, मेरे जिस्म पर, मेरी धड़कनों पर सिर्फ और सिर्फ एकांश जी का हक है और किसी का नहीं, आप जैसे दरिंदे का तो बिल्कुल नहीं।
विजेंद्र जी गुस्से में रुआनका का मुंह भींचते हुए कहते हैं, बहुत जवान चलने लगी है ना तुम्हारी। आज फिर से वो किस्सा दोहराऊंगा। आज फिर तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा और फिर से तुम्हारा रेप होगा। जिस पर तुम एकांत सिंह का हक कह रही हो ना, वो तुम आज मुझे फिर से सौंपोगी। उनकी बातें सुनकर रुआनका डरते हुए उन्हें देखती है तो विजेंद्र जी मुस्कुराकर कहते हैं, बस यही डर देखना है मुझे तुम्हारी आंखों में, रूही। तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हारी यह खूबसूरती भी सिर्फ मेरी है। यह सब कहते वक्त उनके चेहरे पर एक अजीब सा जुनून दिखाई दे रहा था। रूहानिका घबराकर उस औरत को देखकर कहती है, आप कुछ नहीं करेंगी? ताई जी, प्लीज रोकिए इन्हें। सुनीता जी अपना चेहरा फेरकर सोफे पर बैठते हुए आराम से कहती है, मैं क्यों कुछ बोलूं? गलती तुम्हारी है तो भुगतो। रूहानिका चीखते हुए कहती है, आप इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हैं? एक औरत होकर आप दूसरी औरत की आबरू बचाने के लिए कुछ नहीं कर रही। और तो और आपने एक माँ होकर भी मेरे बच्चे को मार डाला। क्यों? आखिर मैंने ऐसा भी क्या बिगाड़ा है आपका जो आप मुझसे इतनी नफरत करती हैं? सुनीता जी भी गुस्से से उठकर चिल्लाते हुए कहती हैं, तुमने क्या बिगाड़ा है? सब कुछ तुमने ही तो किया है। इतना कुछ होने के बावजूद ऋषभ ने तुम्हारे लिए इतना बैंक बैलेंस छोड़ा, लेकिन क्या उसने एक बार भी प्रिया और वंश के बारे में सोचा? कहने को तो उन्हें वो अपने बच्चों जैसा मानता था, तो फिर क्या हुआ? और तो और तुम्हारी इस खूबसूरती की वजह से मेरे पति मुझसे दूर हो गए और तुम्हारी शादी इतने बड़े घर में हुई। इन सब में आज तक हमें तुमने कुछ दिया जो मैं तुम्हारी मदद करूं? तुम्हारी वजह से मेरे पति को जेल जाना पड़ा, उन्हें फांसी की सजा हो गई और मैं तुम्हें बचाऊं। तुम्हें ऐसा लगता है मैं ऐसा करूंगी? बिल्कुल भी नहीं। तुम यही डिजर्व करती हो। रूहानिका। उनकी बातें सुनकर रूहानिका नम आंखों से उन्हें धिक्कारते हुए कहती है, आपको पता है आप एक औरत के नाम पर धब्बा हैं। सब पता होने के बावजूद आप इतने सालों से चुप थी और मेरी खूबसूरती को आप अपना निशाना बना रही हो। बल्कि सच्चाई तो यह है कि आपने कभी मुझे अपना माना ही नहीं। अगर प्रिया के साथ ऐसा होता तो क्या तब भी आप उसे यही कहती कि तुम्हारी खूबसूरती की वजह से यह सब हुआ है? उसकी बात सुनकर सुनीता जी बिना कुछ बोले वापस सोफे पर बैठ जाती हैं तो विजेंद्र जी रोहनका का बाल पकड़कर खींचते हुए कहते हैं, बस बहुत हुआ तुम्हारा ये इमोशनल ड्रामा। तुम्हें यहाँ कोई नहीं बचाएगा, ये फाइनल है। अब मुझे ये देखना है कि रोहनका एकांत सिंह राठौर कैसे अपनी इज्जत बचाती हैं। उनकी बात सुनकर रोहनका गुस्से में उन्हें देखती है और सीधा उनके पेट पर लात मार देती है, जिससे विजेंद्र जी अपना पेट पकड़ते हुए जमीन पर गिर जाते हैं। तो सुनीता जी जल्दी से उठकर विजेंद्र जी के पास आने की कोशिश करती हैं, पर रोहनका टेबल पर रखा चाकू उठाकर विजेंद्र जी के गले पर लगाकर सुनीता जी से कहती हैं, अगर आपने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो आपके सो कॉल्ड पति का काम यहीं खत्म हो जाएगा। उसकी बात सुनकर सुनीता जी घबराकर अपनी जगह पर रुक जाती हैं तो रुहानिका बैठे बैठे ही टेबल से सीजर उठाती है और गुस्से में विजेंद्र जी के सीने पर भोंकते हुए कहती है, ये मेरे बच्चे को मारने के लिए। अगर आप कुछ समय पहले आए होते ना तो शायद रुहानिका कुछ नहीं कर पाती, लेकिन अब आपने एक माँ से टक्कर ली है और एक माँ अपने बच्चे के लिए किसी भी कीमत तक जा सकती है। मैंने अपने बच्चे को आपकी वजह से खोया है, इसलिए मैं आपको छोड़ूंगी नहीं आज। इतना कहकर रुहानिका चीखते हुए विजेंद्र जी के दूसरी साइड सीने पर सीजर भोंकते हुए कहती है, ये मेरी इज्जत, मेरी आबरू, मेरी रूह का बलात्कार करने के लिए। एक बार फिर से सीजर निकालकर उसके सीने पर भोंकते हुए कहती है, और ये मेरे पति को मारने की कोशिश करने के लिए। आज तक आपने जो कुछ भी किया उसके लिए यह सजा बहुत कम है, लेकिन मैं कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहती। पूरी कोशिश करूंगी कि इस बार आपको फांसी मिले तो आप जेल से भाग ना पाओ। इतना कहकर वो उठती है। वहीं विजेंद्र जी इस वक्त अधमरी हालत में पड़े थे। उन्हें काफी तेज दर्द हो रहा था अपने सीने में, और सुनीता जी तो शॉक्ड हो चुकी थी। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उन्होंने रुहानिका से इस चीज की अपेक्षा नहीं की थी। रुहानिका सुनीता जी के पास जाकर उनके गाल पर रसीद कर एक थप्पड़ मारकर कहती है, आप जैसी औरत जेल में रहने के लायक हैं, यहाँ नहीं। मेरे बच्चे को मारकर आपने ठीक नहीं किया। आपको भी सजा मैं दिलवा कर रहूंगी। इतना कहकर वो लड़खड़ाते हुए दरवाजे की तरफ जाने लगती है। तभी सुनीता जी पीछे से उसके बाल पकड़कर खींचते हुए उसे वापस अपने सामने लाकर कहती हैं, बहुत डेयरिंग बन रही हो ना तुम। आज तुम्हारे सारे डेयरिंग पना निकालती हूँ मैं। इतना कहकर वो जैसे ही आगे बढ़ती हैं, रुहान का उनका हाथ पकड़कर मोड़ते हुए कहती है, कहा था ना, एक माँ अपने बच्चे के लिए किसी भी कीमत तक जा सकती है, इसलिए एक माँ से कभी मत उलझना। सुनीता राजपूत,
लेकिन मैं कह भी किससे रही हूँ, जो आज तक एक अच्छी माँ नहीं बन पाई, जिसने आज तक एक माँ होने का फर्ज नहीं निभाया, वो क्या ही समझ पाएगी एक माँ की ममता। सुनीता जी उसके हाथ मोड़ने और उसकी बातें सुनने पर दर्द से कराहते हुए गुस्से में कहती हैं, छोड़ो मुझे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा रूहानिका। रूहानिका गुस्से में कहती है, आपसे बुरा कोई है भी नहीं, मिसेस सुनीता विजेंद्र राजपूत। दूसरी तरफ एकांश को काफी देर बाद होश आता है, तो वो रियान से पूछता है, रूह कहाँ है? उन्हें होश आया, वो ठीक तो है ना? तुम मिले उनसे? रियाज उसे शांत करवाते हुए कहता है, भाई शांत हो जाइए, भाभी बिल्कुल ठीक है, चलिए हम चलकर उनसे मिलकर आते हैं। एकांत से रिलाकर लड़खड़ाते हुए रियाज का सहारा लेकर रुहानका के बाड़ की तरफ चला जाता है। रुहानका के बाड़ का दरवाजा बंद देखकर दोनों को ही अजीब लगता है, इसलिए रियाज नर्स से डुप्लीकेट की मांगता है। नर्स डुप्लीकेट की लाकर दरवाजा खोलती है तो सामने का नजारा देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। एकांश रुहानिका को सुनीता जी का हाथ मरोड़ता और विजेंद्र जी को अधमरी हालत में देखकर अपने दर्द को इग्नोर करके जल्दी से रुहानिका के पास जाकर कहता है, रूह आप ठीक तो है ना? आपके साथ कुछ किया तो नहीं ना इन दोनों ने? रुहानिका उसे देखकर कहती है, नहीं मैं ठीक हूँ। एकांश जी आप पुलिस को कॉल कीजिए। रियाज जल्दी से पुलिस को कॉल करता है। कुछ देर बाद पुलिस आकर विजेंद्र जी को हॉस्पिटल के वार्ड में शिफ्ट करके उनके पास सख्त पहरा लगाकर सुनीता जी को अरेस्ट करके ले जाती है। कुछ देर बाद रुहानिका अपने वार्ड में बेड पर बैठी एकटक सामने देख रही थी। वहीं एकांश अपनी ड्रेसिंग करवाकर खामोशी से उसे देख रहा था। रुहानिका अचानक कहती है, क्या मिल गया उन्हें मेरे बच्चे को मुझसे छीन कर? उसकी बात सुनकर एकांश की आंखों में भी नमी आ जाती है, जिसे छिपाकर वो रुहानिका का हाथ थाम कर कहता है, शायद उसका अभी हमारे पास होना नहीं लिखा था रूह, जब ईश्वर चाहेंगे वो हमें मिल जाएगा, मिल जाएगी। रुहानिका उसकी बात सुनकर उसे देखती है, फिर अचानक ही उसके गले लगकर सिसक पड़ती है, तो एकांश भी अपने आंसू को और न कंट्रोल करते हुए उसके गले लगकर रोने लगता है। दोनों एक दूसरे के गले लगकर अपने दिल का दर्द बयान कर रहे थे। कुछ देर बाद रियाज डोर पर नॉक करता है, तो एकांश और रुहानिका एक दूसरे से अलग होकर अपने आंसू पोंछने लगते हैं। रियाज अंदर आकर कहता है, अब कैसी हैं आप भाभी? रुहानिका सिर हिलाकर कहती है, अब मैं ठीक हूँ। रियाज कहता है, भाई वो सुनीता राजपूत को जेल तो हो गई है, पर बयान के लिए भाभी को जाना होगा, और विजेंद्र राजपूत की हालत अभी कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वो कुछ दिन हॉस्पिटल में रहेंगे, फिर उनके और ठीक होते ही उन्हें फांसी दे दी जाएगी। एकांश कहता है, अभी रूह नहीं जा पाएगी, तुम इंस्पेक्टर से कहो, कल सुबह मैं रूह को लेकर आऊँगा। रियाज सिर हिलाकर कहता है, ठीक है भाभी, आपको कुछ चाहिए? रूहानिका नामे सिर हिलाती है तो रियाज कहता है, भाई घर में सबको पता चल गया है, सब आते ही होंगे। एकांश पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला कि हमारा एक्सीडेंट हुआ है? रियाज कहते हैं, भाई मैं दादी की रिपोर्ट लेने हॉस्पिटल आया था, तभी आपको देखा। एकांश सिर हिला देता है तो रियाज उन्हें रेस्ट करने का कहकर वहां से बाहर चला जाता है, दोनों को प्राइवेसी देने के लिए। वैसे भी वो रूहानिका से उसके पास्ट के बारे में पूछकर उसे दुखी नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने पास्ट के बारे में कुछ नहीं पूछा। रियाज के जाने के बाद रूहानिका एकांश को देखकर कहती है, आप भी दूसरे बेड पर रेस्ट कर लीजिए, आपको भी काफ़ी चोट आई है। एकांश सिर हिलाकर रूहानिका के बगल वाले बेड पर लेट जाता है, तो रूहानिका भी अपने बेड पर लेट जाती है और कुछ ही देर में दवाई के असर की वजह से नींद के आगोश में चली जाती है। कुछ देर बाद राठौर परिवार आते हैं, तो एकांश और रूहानिका को सोते देखकर बाहर बैठकर उनके उठने का इंतजार करने लगते हैं। सावित्री जी और स्वर्णा जी का तो रो रो कर बुरा हाल था, दोनों को ही जल्द से जल्द रूहानिका और एकांश से बात करनी थी, तभी उन्हें कुछ तसल्ली मिल सकती थी। काफ़ी देर बाद एकांश और रूहानिका को होश आता है, तो सब उनसे मिलते हैं। सावित्री जी नम आंखों से रूहानिका को देखकर कहती हैं, अब बस बहुत हुआ एकांश, अब आप और रूहानिका राठौर मेंशन में रहेंगे, हमें कुछ नहीं पता, देखो मेरी बच्ची की क्या हालत हो गई है। एकांश उनकी बात पर कुछ कहता उससे पहले ही पूजा जी एकांश के पास जाकर उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहती हैं, आई एम सॉरी एकांश, मैंने जो कुछ भी किया वो सब बस पावर के मुंह में किया, प्लीज मुझे माफ़ कर दो और घर चलो। मुझे पता है तुम कभी शिव और न्यू के साथ कुछ गलत नहीं करोगे, मैं अंधी हो गई थी पावर के लिए, इसलिए तो इतनी बड़ी गलती कर बैठी, लेकिन मुझे तुम्हारा प्यार, तुम्हारा अपनापन नहीं दिखा। प्लीज मुझे माफ़ कर दो और घर चलो एकांश, प्लीज। वो घर तुम्हारे और रूहानिका के बिना अधूरा है। जब से तुम दोनों वहां से गए हो
पहले जैसा कुछ नहीं रहा वहाँ अब, सब बदल चुका है। प्लीज वहाँ चलो और उस बेजान घर में जान डाल दो प्लीज। पूजा जी के ऐसे कहने पर एकांश हल्का सा मुस्कुराकर कहता है, आपको आपकी गलती का एहसास हुआ, मुझे खुशी हुई, पर चाची मैं कैसे? रुहानका उसकी बात बीच में काट कर कहती है, हम चलेंगे। परिवार के बिना रहना बहुत मुश्किल होता है। जिनके पास परिवार नहीं होता वो कैसे जीते हैं ये तो वही जानते हैं, पर अगर हमारे पास है तो हम उनसे दूर क्यों रहें? चाची हम चलेंगे वापस राठौर मेंशन। उसकी बात सुनकर सबकी आंखों पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। वहीं पूजा जी के दिल को एक सुकून मिल जाता है। आखिर उनका इतने समय से माफी मांगने का बोझ जो उतर गया था। रुहानिका और एकांश के बच्चे की जाने की खबर से सब दुखी थे, पर रुहानिका और एकांश को एक दूसरे की ढाल बनकर एक साथ खड़े देखकर बाकी सभी वो गम भूल चुके थे। हाँ, रुहानिका और एकांश के लिए मुश्किल था थोड़ा यह, पर उन्होंने एक दूसरे की ढाल बनकर इस दर्द का भी अच्छे से सामना किया। वहीं विजेंद्र जी को फांसी मिल चुकी थी और सुनीता जी को उम्र कैद की सजा हो गई थी। बंस और प्रिया को उन दोनों पर काफी गुस्सा आ रहा था, पर दोनों ने ही अपने माता पिता को इग्नोर करके अपनी जिंदगी जीना ठीक समझा। इसलिए वो कभी अपने माता पिता से मिलने भी नहीं गए और इंडिया से बाहर चले गए, क्योंकि यहाँ काफी कड़वी यादें थी उनकी। पर रुआनका और बाकी सबके साथ उनका रिश्ता आज भी पहले जैसा ही था। उसमें कोई बदलाव नहीं आया था। समय तेजी से बीत रहा था। देखते ही देखते 7 महीने बीत जाते हैं। राठौर मेंशन में अब सब कुछ पहले जैसा हो गया था। रुहानिका का एनजीओ पूरी तरह से रेडी हो गया था और रुहानिका अपने एनजीओ में व्यस्त हो गई थी। वहीं रियांश और एकांश की कंपनी भी अच्छे से चल रही थी। शिवांश का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था तो वो अब मास्टर्स कर रहा था और नित्या अभी 3rd ईयर में थी। पूजा जी के साथ एकांश और रुहानिका का रिश्ता आज भी इतना सहज नहीं हो पाया था, पर हाँ उनके बीच धीरे धीरे सब ठीक हो रहा था। 7 महीने बाद आज गणगौर था। सुबह से ही सब उसकी तैयारियों में व्यस्त थे। गणगौर त्योहार राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध त्योहार है। इस दिन कुंवारी लड़कियां और विवाहिता महिलाएं शिवजी और पार्वती की पूजा करती हैं। पूजा करते हुए धूप से पानी के छींटे देते हुए गौर गौर गोमती गीत गाती हैं। इस दिन पूजन के समय रेणुका की गौर बनाकर उस पर महावर, सिंदूर और चूड़ी चढ़ाने का विशेष प्रावधान है। यह व्रत पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। रुहानिका अपने कमरे में रेडी हो रही थी। सुबह से उसने कुछ नहीं खाया था, क्योंकि उसका और बाकी सबका व्रत था, जिसे उसे हल्के हल्के चक्कर आ रहे थे। पर वो इस वक्त उसे इग्नोर करके तैयार होने लगती है। तभी एकांश क्लोसेट रूम से कमरे में आते हुए अपनी घड़ी पहनते हुए कहता है, आप रेडी हो गई रूह? इतना कहते ही उसकी नज़र रुहानिका पर जाती है, जो राजस्थानी लिबास में काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। अभी तक रुहानिका ने गहने नहीं पहने थे। यह देखकर एकांश रुहानिका के पास जाकर ड्रेसिंग से चूड़ियां और कंगन उठाकर रुहानिका के हाथों में पहनाने लगता है, जिससे रुहानिका मुस्कुराकर प्यार से उसे देखने लगती है। चूड़ियां और कंगन पहनाकर एकांश गले का हार पहनाने लगता है। हार पहनाकर एकांश रुहानिका को नाक की नथ पहनाता है, फिर उसके कान के झुमके पहनाता है। उसके बाद मांग टीका पहनाता है। एकांश अपना काम काफी लगन से कर रहा था। वहीं रुहानिका प्यार से एकटक एकांश को निहार रही थी। सब पहनाकर एकांश रुहानिका को खड़े होने को कहता है, तो रुहानिका उसे देखते हुए खड़ी होती है। एकांश ड्रेसिंग से कमरबंद उठाकर रुहानिका के लहंगे की चोली हटाकर नीचे झुकाकर घुटनों के बल बैठते हुए रुहानिका को कमरबंद पहनाने लगता है। एकांश के गर्म हाथों और गर्म सांसों को महसूस करते ही रुहानिका का रोम रोम सिहर उठता है और वो अपने लहंगे पर अपनी पकड़ कसते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। एकांश रुहानिका को कमरबंद पहनाकर उसके लॉक को अपने दांत से टाइट करता है, जिससे रुहानिका सिर कर अपनी पकड़ कस देती है। एकांश उठकर रुहानिका को देखता है, तो उसकी बंद आंखों को देखकर मुस्कुराकर रुहानिका की नाक चूमते हुए कहता है, कर दिया आपको रेडी, देखिए अब खुद को। रुहानिका उसकी बात सुनकर अपनी आंखें खोलकर मिरर में खुद को देखती है और मुस्कुरा देती है। तो एकांश पीछे से उसे अपनी बाहों में भरते हुए उसकी खुली कमर पर हाथ चलाते हुए कहता है, हाँ अब लग रही है ना आप रुहानिका एकांश सिंह राठौर, यानी मेरी रूह। रुहानिका उसकी बात सुनकर उसकी तरफ मुड़कर उसके कुर्ते का कॉलर ठीक करते हुए कहती है, और अब आप लग रहे हैं ना मेरे एकांश जी। इतना कहकर वो एकांश के गाल पर किस कर देती है, जिससे एकांश मुस्कुराकर उसके माथे को चूमते हुए उसे अपनी बाहों में भर लेता है। तभी रियाज उसके कमरे में आते हुए उन्हें देखकर कहता है,
आप लोग अपना रोमांस बाद में कंटिन्यू करिएगा, अभी नीचे चलिए, पूजा का वक्त हो गया है। उसकी बात सुनकर दोनों झेप कर एक दूसरे से अलग होते हैं तो रोहानिका जल्दी से अपना लहंगा संभालते हुए वहां से चली जाती है। वहीं एकांश रियाज को घूरते हुए कमरे से बाहर चला जाता है तो रियाज से रिलाकर उसके पीछे पीछे चल देता है। नीचे आकर रोहानिका सबके पास बैठती है तो सावित्री जी उसे देखकर हल्की मुस्कान के साथ कहती हैं, गुड़िया, अब आप और एकांश जल्दी से शिव जी की मूर्ति बनाइए, फिर हम पूजा करने चलेंगे। रोहानिका सिर हिलाकर एकांश के आने का इंतजार करने लगती है। तभी एकांश आकर उसकी बगल में बैठता है। दोनों मिलकर मूर्ति बनाने लगते हैं। मूर्ति बनाने के बाद रोहानिका और एकांश मिलकर मूर्ति को कपड़े पहनाते हैं तो सावित्री जी सबको चलकर पूजा करने को कहती हैं। रोहानिका अपना लहंगा संभालते हुए उठती है। तभी अचानक ही उसे चक्कर आता है और वो बेहोश होकर गिरने लगती है। पर तब तक एकांश उसे पकड़ लेता है। एकांश उसे बेहोश देखकर जल्दी से उसका सिर अपनी गोद में रखकर कहता है, रूह, क्या हुआ आपको? आंखें खोलिए, रूह। तब तक शिवांश पानी का गिलास लाकर एकांश को देता है तो एकांश रोहानिका के चेहरे पर पानी के छींटे मारता है, पर रोहानिका पर कोई असर नहीं पड़ता तो एकांश उसे गोद में उठाकर रियाज से डॉक्टर को बुलाने का कहकर गेस्ट रूम की तरफ बढ़ जाता है। कुछ देर बाद सब लोग परेशानी से गेस्ट रूम के बाहर खड़े थे। रोहानिका को अंदर डॉक्टर चेक कर रही थी। कुछ समय बाद डॉक्टर बाहर आती है तो एकांश भागकर उनके पास जाकर पूछता है, कैसी है रूह? अचानक क्या हुआ था उन्हें? वो ठीक तो है ना? उन्हें डॉक्टर उसे शांत करवाते हुए कहती है, रिलैक्स मिस्टर राठौर, सब कुछ ठीक है। योर वाइफ इज प्रेग्नेंट, कांग्रेचुलेशन, आप फादर बनने वाले हैं। डॉक्टर की बात सुनकर एकांश की आंखों में नमी आ जाती है और वो कांपते होंठों से कहता है, मैं पापा, रूह प्रेग्नेंट है? डॉक्टर मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाती हैं तो एकांश खुशी से अपने आंसू संभालते हुए अंदर चला जाता है। अंदर रोहानिका अपनी नजर झुकाए शर्मा रही थी। तभी एकांश बेड पर बैठते हुए उसे अपने सीने से लगाकर भावुक होकर कहता है, थैंक यू सो मच रूह, मुझे ये खुशी देने के लिए। डोंट वरी, इस बार पहले जैसा कुछ नहीं होगा। इस बार मैं आपका और हमारे बच्चे का पूरा ध्यान रखूंगा। रोहानिका उससे अलग होकर उसके आंसू पोंछकर मुस्कुराकर कहती है, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। प्लीज आप ऐसे इमोशनल मत होइए, वरना बेबी को लगेगा उसके पापा बहुत ज्यादा ही रोंदू हैं। एकांश उसकी बात सुनकर झूठ मूठ का उसे घूरता है, फिर मुस्कुराकर उसका माथा चूमकर कहता है, आई एम सो हैप्पी राइट नाउ रूह, थैंक यू सो मच रूह। तभी सावित्री जी अंदर आते हुए कहती हैं, अब आप हटेंगे एकांश, तो हम सब भी जरा मिलने अपनी गुड़िया से। उनकी बात सुनकर एकांश झेप कर रोहानिका से दूर हो जाता है तो बाकी सारे लोग आकर रोहानिका से मिलते हैं और उसे बधाई देते हैं। स्वर्णा जी और सावित्री जी तो न जाने कितनी नसीहतें दे जाती हैं। सावित्री जी कुछ देर बाद कहती हैं, चलिए अब जल्दी से पूजा खत्म करते हैं, फिर गुड़िया कुछ खा लेगी क्योंकि ऐसे समय में ज्यादा देर तक भूखा रहना सही नहीं है। उसकी बात सुनकर एकांश जल्दी से कहता है, फिर तो हमें जल्दी पूजा करनी चाहिए। चलिए रूह, आपको ज्यादा देर तक ऐसे भूखा नहीं रहना है। इतना कहकर वो रोहानिका के पास उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है पर उसे नजर झुकाए बैठे देखकर कहता है, रूह चलिए ना, क्या सोच रही हैं आप? रोहानिका उसे सबकी तरफ देखने का इशारा करती है तो एकांश सबकी तरफ देखता है। सब एकांश को शरारत से देख रहे थे, जिसे एकांश झेप कर अपना हाथ पीछे कर लेता है। सोना जी रोहानिका को लेकर बाहर चली जाती हैं। वहीं एकांश अपने बालों में हाथ घुमाते हुए उनके पीछे पीछे चला जाता है। पूजा करने के बाद व्रत तोड़ते समय एकांश भी रोहानिका को पानी पिलाने को कहता है तो रोहानिका नम आंखों से उसे देखकर पूछती है, आपने भी व्रत रखा था? एकांश उसके आंसू पोंछते हुए कहता है, जैसे आपको मेरी लंबी उम्र चाहिए वैसे मुझे भी तो आपकी लंबी उम्र चाहिए। आफ्टर ऑल एकांश सिंह अपनी रूह के बिना थोड़ी ना रह सकता है। उसकी बात सुनकर रोहानिका नम आंखों से उसे देखकर मुस्कुरा देती है तो एकांश भी मुस्कुरा देता है। फिर रोहानिका उसे पानी पिलाकर कुछ मीठा खिलाकर एकांश का व्रत तोड़वाती है। भाई बाकी सब उन दोनों के बीच इतना प्यार देखकर मुस्कुरा देते हैं। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।